हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम पोद्दार और आज हम बात करने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। सो दिस इज द 9th चैप्टर ऑफ क्लास 11 बायोलॉजी। तो आइए शुरू करते हैं। हियर बायोमॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल्स होता क्या है? सो बायोमॉलिक्यूल्स वो सारे मॉलिक्यूल्स वो सारे कंपाउंड जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और ये मोस्टली ऑर्गेनिक होते हैं, बट इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे। So biomolecules are organic molecules, mostly organic, produced by living organisms, essential for life processes, structure and function. पर ध्यान रखेंगे बायोमोलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। आगे बात करेंगे। इफ़ वी परफॉर्म एन एलिमेंटल एनालिसिस कि कौन कौन से एलिमेंट मिल जाते हैं हमें इन द बायोमोलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इफ़ वी परफॉर्म एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ अ प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू या कोई भी माइक्रोबियल पेस्ट, तो वी ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। हमें एक एलिमेंट्स के लिस्ट मिलते हैं कि कई सारे एलिमेंट्स हमें मिल जाते हैं, जैसे उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन है और कई सारे अदर एलिमेंट्स भी हैं। एंड देयर रिस्पेक्टेड कंटेंट पर यूनिट मास, उनका एक खास अमाउंट भी होता है। नाउ तो अगर हम उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल है, टिश्यू है, उसकी हम करें एनालिसिस या फिर हम अर्थ क्रस्ट की हम करते हैं एनालिसिस करते हैं। तो व्हेन वी एनालाइज प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, एनी माइक्रोबियल पेस्ट, हमने उसका एलिमेंटल एनालिसिस किया तो हमें कुछ लिस्ट मिलते हैं एलिमेंट्स के। सेम यहाँ भी हमें मिलता है एंड लिस्ट आर सिमिलर। लाइक यहाँ भी हमें वही चीज़ मिलता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हमें अर्थ क्रस्ट में मिलता है, ठीक। तो डिफरेंस क्या है, ध्यान रखेंगे। एब्सोल्यूट टर्म्स में कोई डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस। मीन्स जो लिस्ट हमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं एलिमेंट्स के, लाइक कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बाकी सारे हैं, वो सेम एलिमेंट हमें अर्थ क्रस्ट में भी देखने को मिल जाते हैं। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है उसके कंसंट्रेशन पे, उनके एबंडेंस पे डिफरेंस है कि कुछ एलिमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा होते हैं परसेंटेज के हिसाब से और अर्थ क्रस्ट में कम होते हैं। कुछ उसका अपोजिट भी होता है जो कि हम बात करेंगे। सो नाउ वी हैव द टेबल वेयर वी कैन सी द कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द ह्यूमन बॉडी एंड इन द अर्थ क्रस्ट है। तो अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन के बारे में, तो अर्थ क्रस्ट में ये 0.14% है, बट ह्यूमन बॉडी में 0.5% है। सबसे पहली बात है, ये लिस्ट आप ज़रा देखो, ज़रा ये लिस्ट यहाँ भी है और यहाँ भी है। मीन्स हमें ह्यूमन बॉडी में भी देखने को मिल जाता है ये सारी चीज़ें और हमारे अर्थ क्रस्ट में भी देखने को मिल जाते हैं। अब ज़रा हम बात करेंगे कार्बन का, तो अर्थ क्रस्ट में 0.03 ही है, बट हमारे बॉडी में 18.5% है। बात करेंगे हम नाइट्रोजन के बारे में, तो हमारे बॉडी में 3.3% है, बट इन द अर्थ क्रस्ट इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। ध्यान रखेंगे, मतलब relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in any living organism। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का जो abundance है वो ज़्यादा होता है ना। आप देखिए ज़रा यहाँ पे, ये रहा हमारा कार्बन, ये रहा हमारा हाइड्रोजन। आप देख पाएंगे हमारे बॉडी में ये ज़्यादा है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा होता है अर्थ क्रस्ट के रेस्पेक्ट में। आपको ये ऑर्डर भी ध्यान में रखने हैं कि कौन सा एलिमेंट ह्यूमन में ज़्यादा है, कौन सा एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा है। एनी टाइम नीट कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन, आप ध्यान रखेंगे, है ना। एनी टाइम, लाइक अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन के बारे में, तो ये हमारी बॉडी में इसका जो एबंडेंस है वो ज़्यादा है, अर्थ क्रस्ट में कम है। तो इसका आप ऑर्डर ध्यान में आप रखेंगे। आइए, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। अब मान लो कोई अगर हमें एक कंपाउंड मिलता है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसको हम कैसे करेंगे एनालाइज। तो है, सो टू नो व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे? सो वी हैव टू परफॉर्म केमिकल एनालिसिस। हमें केमिकल एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाके हमें उस केमिकल कंपाउंड के बारे में मालूम लगेगा। है, तो हम कोई लिविंग टिश्यू हम चूज करेंगे, कोई भी, या तो एक वेजिटेबल या तो हम एक पीस ऑफ लीवर हम चूज कर लेंगे, कोई भी चीज़ एक चूज कर सकते हैं ना। देन वी विल मिक्स ट्राई क्लोरोएस्टिक एसिड, उसे हम ऐड करेंगे एंड यूजिंग अ
मोर्टर एंड पेस्टल, आप देख पा रहे हैं क्या होता है मोर्टर, क्या होता है पेस्टल, अब यहाँ भी देख पा रहे हैं। फिर इससे लेके इसे हम पीस देंगे, हम पेस्ट एक रेडी कर लेंगे, राइट। हमने क्या किया, हमने एक टिश्यू यूज़ किया, लिविंग टिश्यू, और हमने उसमें ऐड किया ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, राइट। हमने उसको पीस दिया, पीसने के बाद नाउ हमने एक पेस्ट को ऑब्टेन किया। आपने मिठाई बनता हुआ देखा होगा, जब मिठाई बनता है तो हम क्या करते हैं, एक चीज़ क्लॉथ होता है, उसमें उसको पकड़ के हम ऐसे निचोड़ते हैं, जिससे जो लिक्विड है वो नीचे आ जाता है और जो सॉलिड सब्सटेंस है वो ऊपर रह जाते हैं। लाइक इन द चाय, जब चाय बनती है तो क्या होता है कि दूध है, हमने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया, उसमें हमने चाय पत्ती ऐड की, हमने चीनी ऐड की। ध्यान से आप सुनेंगे, हमने क्या क्या ऐड किया, दूध है, हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, मेरा मन था ऐड करने का, मैंने कर दिया, हमने चाय पत्ती ऐड कर दी और हमने चीनी ऐड कर दी, हमने कर दिया। अब उसे हम फिल्टर कर रहे हैं, तो मिल्क तो लिक्विड है, वो नीचे आ जाएगा। जो मिल्क में जो जो चीज़ सॉल्युबल है वो भी नीचे आएगा, लाइक वाटर, वो भी नीचे आ गया। लाइक शुगर मिल्क में सोलुबलाइज हो गया है, वो भी नीचे आ गया। बट चाय पत्ती जो सॉल्युबल नहीं हो पाए, वो नीचे नहीं आ पाए, वो छन्ना में ही, वो फिल्टर में ही रह जाते, वो नीचे नहीं आ पाते। इससे हमें एक बात सीखने को मिली कि जो चीज़ उस पोर्शन में सॉल्युबल है वो नीचे आ सकता है, क्योंकि उसमें वो सॉल्युबल हो गया है। जो सॉल्युबल नहीं हो पाएगा वो नीचे नहीं आ पाएगा, राइट। सेम टेक्निक को हम यहाँ यूज़ करेंगे है। तो हमने क्या किया, हमें एक पेस्ट मिल गया, मीन्स हमें थिक स्लरी हमें मिल गई। अब क्या करेंगे, इसके स्ट्रेन करेंगे, मीन्स इसको एक चीज़ क्लॉथ पर रख के इसको हम ऐसे निचोड़ेंगे। स्ट्रेन थ्रू चीज़ क्लॉथ या फिर कॉटन। तो हमें क्या होगा, हमें दो फ्रैक्शंस मिलेंगे, एक जो फिल्टर आउट होके आया, एक जो फिल्टर नहीं हो पाया, हमें दो मिलेंगे फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन को बोलेंगे फिल्ट्रेट। व्हाट इज फिल्ट्रेट, जो नीचे आया, लाइक जो हम चाय पी रहे हैं वो फिल्ट्रेट है, लाइक। और रिटेंटेड, जो फिल्टर होके नहीं आ पाया। तो फिल्टर होके कौन आएगा, जो एसिड में सॉल्युबल होगा, मतलब एसिड आएगा और एसिड में जो जो चीज़ सॉल्युबल था वो सब नीचे आ जाएगा, राइट, फिल्टर होकर के। उसे कहेंगे हम एसिड सॉल्युबल पूल। जो सॉल्युबल नहीं था वो नहीं आ पाया, उसे हम कहेंगे एसिड इनसॉल्युबल पूल। होप आई एम क्लियर हियर। तो फिर एनसीईआरटी की लाइन कहती है कि साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ, हजारों टाइप के उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले हैं, कहां पर, इन द एसिड सॉल्युबल पूल। ध्यान रखेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, साइंटिस्ट को हजारों टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले हैं, कहां पर, इन द एसिड सॉल्युबल पूल। बट इसका मतलब ये नहीं है, एनसीईआरटी ने ये नहीं कहा कि उन्हें सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिड इनसॉल्युबल पूल में नहीं मिले हैं। उन्होंने बस ये बोला है कि हमें हजारों टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले, किधर, इन द एसिड सॉल्युबल पूल। अब आपको सोचना है, तो क्या सिर्फ ऑर्गेनिक ही मिला वहां पे, नहीं, उसमें इनऑर्गेनिक भी मिला। तो क्या वहां पे जो एसिड इनसॉल्युबल पूल है वहां नहीं था क्या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, वहां भी था, बट वहां पे एसिड इनसॉल्युबल वाला है, ऐसा बोलेंगे। तो हमने दो लाइन को ऐड किया, क्या, पहला इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे हम, लाइक सल्फेट है, फॉस्फेट है, तो ये सब भी हमें देखने को मिल जाता है इन द एसिड सॉल्युबल पूल। ध्यान रखेंगे, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड थे जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स थे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। ये हमें एसिड इनसॉल्युबल में देखने को मिल जाते हैं, ध्यान रखेंगे। आइए, तो अब इतने सारे कंपाउंड है तो हमें करना पड़ेगा इनको सेपरेट। हाउ वी कैन सेपरेट, तो अलग अलग कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए अलग अलग हमें यूज करना पड़ेगा सेपरेशन टेक्निक, राइट। तो डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक वी हैव टू यूज टू सेपरेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाउंड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। नाउ, अब वो कंपाउंड कैसा कंपाउंड है, उसमें अल्कोहल ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है कि एसिड ग्रुप है, हम कैसे करेंगे। तो ये बातें हम मीन्स उसको एनालाइज हम कैसे करेंगे, हाउ वी कैन एनालाइज देम। तो मीन्स तो जो एनालिटिकल टेक्निक हम यूज करेंगे उससे क्या पता लगेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है ना, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन सा ग्रुप है, ये सब बात हमें पता लग जाएगा बाय डूइंग एनालिटिकल टेक्निक। ध्यान रखेंगे। आइए, अब हम बात करेंगे कि एक कोई टिश्यू है, कोई भी टिश्यू है, हमने उसको वेट किया, तो अब जो वेट उसका आएगा वो वेट है, WET वेट, ठीक है। कुछ भी टिश्यू है, कोई भी लिविंग टिश्यू है, कोई लीफ है, कोई लीवर टिश्यू, कोई भी टिश्यू है,
क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट भी है। अब हमने इसको ड्राई किया तो सारे के सारे पानी इवेपोरेट हो गए। अब जो वेट आएगा वो ड्राई वेट आएगा। लाइक अभी जो हमारा वेट है वो कैसा वेट आएगा, अभी हमारे बॉडी में वाटर कंटेंट है, सो अभी जो वेट आएगा वो कैसा वेट आएगा, वो वेट आएगा। हमने सारे पानी को बाहर निकाल दिया, अब जो वेट आएगा वो ड्राई वेट आएगा। क्लियर ना। अब ड्राई वेट है तो अब ड्राई को हम बर्न कर सकते हैं, कंबशन कर सकते हैं। तो कंबशन में क्या होता है, सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि अगर कार्बन है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसमें कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होता है, तो कार्बन बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो हाइड्रोजन है वो बन जाएंगे वाटर। तो क्या होगा फिर हियर, तो हमने ड्राई वेट को बर्न किया, बर्न करने के बाद बचता क्या है, राख, जिसको ऐश कहते हैं। तो क्या ऐश में CO2 होगा, नहीं। क्या पानी होगा, नहीं। तो ऐश इज CO2 एंड वाटरलेस, पहली बात है। सेकेंड बात है क्या, इसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं कई सारे, लाइक कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। नाउ तो जो जितने भी कार्बन थे इस चीज़ में, all the carbon compounds are oxidized to gaseous form like CO2 गैस के फॉर्म में बाहर निकल गए, H2O वेपर बन के बाहर निकल गए, ध्यान रखेंगे here. So if one wants to know about inorganic element, मतलब कोई लिविंग टिश्यू में इनऑर्गेनिक एलिमेंट कौन कौन से हैं हमें मालूम करना है, तो कैसे मालूम करेंगे, तो सबसे पहले उसको हम ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हम उसको बर्न करेंगे, फुल्ली बर्न करना पड़ेगा। उसके बाद उससे कार्बन और H2O बाहर निकल जाएगा, CO2 H2O बाहर निकल जाएंगे। जो बचेगा हम वहाँ से एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ ये सब एलिमेंट्स इस लिविंग टिश्यू में थे। क्लियर नाउ, सो देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स एलिमेंटल कंपोजिशन। Elemental analysis gives elemental composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, etc. While analysis of compound gives idea of kind of organic और inorganic constituent, किस टाइप का है ये पता लगता है। नाउ अगर हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सो वन कैन आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप, कि भाई कौन सा ग्रुप लगा हुआ उसमें, कि अल्डिहाइड है, कीटोन है, एरोमेटिक कंपाउंड है। लेकिन अगर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे तो हम कहेंगे न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, फैट है, शुगर है, हम ये बात करेंगे, राइट। ऐसा आगे बात करते हैं। तो पहला हम बात करेंगे अमीनो एसिड के बारे में, क्या होता है ये अमीनो एसिड। नाउ तो इसके नाम से क्लियर है, अमीनो एसिड मीन्स एक ऐसा कंपाउंड जिसमें अमीनो ग्रुप भी है और उसमें एसिडिक ग्रुप भी है। हियर तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप एंड एन एसिडिक group. What is acidic group? Carboxylic group, COOH group as substituent on same carbon here. तो हमने एक मीथेन बनाया, ये रहा मीथेन CH4। हमने क्या किया, इसके 3 हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके हमने ये सब डाल दिया, COOH, NH2 और हमारा R मीन्स वेरिएबल ग्रुप, अल्काइल नहीं बोलेंगे इसको, इट इज वेरिएबल ग्रुप। नाउ तो ये हमारा अमीनो एसिड है, क्यों, क्योंकि एक तरफ इसमें अमीनो लगा हुआ है और एक तरफ इसमें COOH लगा हुआ है। देखिए अगर आपको ये चीज़ें, ये जो वीडियो है थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप इसको थोड़ा स्लो करके देखिए 0.75 पे। अगर आपको ये थोड़ा सा स्लो लग रहा है तो आप इसको 1.25x पे आप देख सकते हैं। ओके नाउ सही है। सो इस कंपाउंड में क्या है, COOH ग्रुप लगा हुआ है जो कि एसिडिक ग्रुप है, और यहाँ पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं अमीनो एसिड। नाउ अब ये किस तरह का अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा सब हो सकता है, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिर्फ और सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड ही मिलते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो प्रोटीन्स बनते हैं वो अल्फा अमीनो एसिड के होते हैं। अब व्हाट इज अल्फा अमीनो एसिड, ये क्या होता है, देखिए जरा, हमने बनाया ये एसिडिक ग्रुप, बगल में हमने कार्बन को ऐड किया, तो जो पहला कार्बन आएगा वो अल्फा है, जो पहले कार्बन से जो दूसरा कार्बन जो अटैच होगा वो बीटा। ठीक उस तरीके से अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा हम बहुत लंबा कर सकते हैं। क्लियर, हमें अल्फा से मतलब है। तो अल्फा अमीनो, तो ये रहा अल्फा कार्बन, अल्फा पे लगेगा अमीनो कुछ ऐसा, तो बन जाएगा अल्फा अमीनो एसिड। हियर एसिड अल्फा कार्बन अमीनो, तो अल्फा अमीनो एसिड। क्लियर, तो अल्फा सब्सटीट्यूटेड मीथेन मीन्स अल्फा कार्बन पे सब्सटीट्यूशन हुआ है। नाउ तो इसके 4 सब्सटीट्यूएंट ग्रुप है ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशंस। तो कौन कौन है ये, पहला हाइड्रोजन पे H हमारा है, कार्बोक्सिल ग्रुप पे हमारा COOH है,
अमीनो ग्रुप ए में वी हैव NH2 एंड ए वेरिएबल ग्रुप हमारा कौन है, R। नाउ अब ये R कुछ भी हो सकता है। अगर ये हाइड्रोजन है तो बन जाएगा ग्लाइसिन, अगर ये CH3 है तो ये बन जाएगा अलानीन, अगर ये CH2OH मतलब हाइड्रोक्सिल मिथाइल है तो यही हमारा अमीनो एसिड कहलाएगा सेरीन। आप ये ध्यान रखेंगे कि ग्लाइसिन में, अलानीन में और सेरीन में R ग्रुप कौन सा है, दे कैन आस्क यू एनी टाइम इन द नीट एग्जामिनेशन हियर। सो व्हेन प्रोटीन्स आर हाइड्रोलाइज, जब प्रोटीन को हम तोड़ते हैं तो हमें कैसा अमीनो एसिड मिलेगा, अल्फा अमीनो एसिड, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म में वही होते हैं। सो ओनली एंड ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन। तो क्या अगर कोई आपसे सवाल पूछता है कि क्या बीटा अमीनो एसिड पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है बट नॉट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? आगे, इन प्रोटीन्स और एनी ऑर्गेनिज्म, ओके, ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट, और वो जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो 20 टाइप्स के होते हैं, 20 तरह के होते हैं। हम सब के बारे में जानेंगे। देखिए, अब अमीनो एसिड को हम 3 टाइप में बांटेंगे। पहले आप जरा खुद सोचिए, अमीनो एसिड का नेचर क्या होता है, बेसिक, एसिडिक या न्यूट्रल? पॉसिबली आपका जवाब होगा एसिडिक, बट इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि इसका नाम जो पड़ा है वो अमीनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप की वजह से पड़ा है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि लास्ट में इसमें लगा हुआ है एसिड, तो ये एसिडिक होगा, ऐसी बात नहीं है। ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। कैसे, आई समझते हैं। देखिए, तो बेसिकली इसमें क्या होते हैं कि कितने नंबर में अमीनो और एसिडिक ग्रुप है। अगर एसिडिक ग्रुप टोटल नंबर अगर ज़्यादा है तो बन जाएगा एसिडिक, अगर ये दोनों इक्वल नंबर में है तो बन जाएंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड। अगर अमीनो ग्रुप ज़्यादा हो गया तो दिस अमीनो एसिड विल बी बेसिक इन नेचर। एग्जाम्पल हमारा एसिडिक का ग्लूटामिक एसिड और भी एस्पार्टिक एसिड है। इन द न्यूट्रल वी हैव वलीन और इन द बेसिक वी हैव लाइसिन, आर्जिनिन, बहुत सारे हैं ना। एक सवाल, तो ये जो हमने 3 बनाए अमीनो एसिड, ये कैसा होना चाहिए? ये एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है? अब ध्यान दीजिए, एक एसिडिक ग्रुप एक बेसिक ग्रुप तो दोनों बैलेंस कर देगा, इट इज न्यूट्रल, इक्वल नंबर में है। यहाँ भी इक्वल नंबर में है, यहाँ भी इक्वल नंबर में है, मीन्स ऑल 3 आर व्हाट, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। ध्यान रखेंगे, एनी टाइम दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन। आगे, अब कुछ ऐसे होते हैं अमीनो एसिड जिसमें एरोमेटिक रिंग होता है, मीन्स बेंजीन रिंग उसमें लगे होते हैं। तो 3 ऐसे अमीनो एसिड, हाँ 3 ही हैं, चौथा नहीं है। कौन कौन है? टायरोसिन, फिनाइल अलानीन एंड ट्रिप्टोफान। ये बात को ध्यान में आप रखेंगे। नाउ अमीनो एसिड जो होते हैं वो एक अलग तरीके से हम 2 टाइप में बांट सकते हैं, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। व्हाट इज इसेंशियल? इसेंशियल ऐसे अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी में बनाए नहीं जा सकते हैं, हमें बाहर से खाना पड़ेगा, उसे कहेंगे इसेंशियल, खाना ही पड़ेगा। और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी कुछ कुछ करके उसको बना लेती है, मीन्स कोई अदर अमीनो एसिड से ट्रांसफॉर्म करके उसको फॉर्म कर लिया, ऐसा कर लेती है। तो ऐसे अमीनो एसिड को हम कहेंगे नॉन इसेंशियल, कि आप नहीं भी खाएंगे तो बॉडी उसको फॉर्म कर लेगी। बट कुछ ऐसे हैं आपको खाना ही पड़ेगा, बॉडी उसको फॉर्म नहीं कर सकती है। तो कितने हैं? 10 इसेंशियल एंड 10 नॉन इसेंशियल, ऐसा एनसीईआरटी कहती है केमिस्ट्री में। बट एक्चुअल में कितना है? तो 9 ही इसेंशियल है और 11 को हम कहते हैं नॉन इसेंशियल। बट बुक ने कहा है 10, तो ठीक है 10 मान लेंगे। क्लियर? आइए, 10 इसेंशियल, 10 नॉन इसेंशियल। अब हम बात करेंगे अबाउट द ज़्यूरर आयन। आइए समझते हैं व्हाट इज ज़्यूरर आयन फॉर्म। देखिए जरा, तो कहता क्या है कि ए पार्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड्स इज द आयोनाइजेबल नेचर। तो अमीनो एसिड का जो नेचर कैसा होता है? आयोनाइजेबल होता है। क्यों? क्योंकि एसिडिक ग्रुप H+ को छोड़ सकती है तो बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, और अमोनिया H+ को एक्वायर कर सकती है, टेकअप कर सकती है, तो वो बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखिए जरा, यहाँ पे उसने टेकअप कर रखा है और यहाँ पे जो इसने है C+, उसने छोड़ भी रखा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये भी पॉसिबल है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इसमें एक्चुअल में क्या है? इस कंपाउंड में इसमें चार्ज है बट नेट चार्ज 0 है। इसमें एक नेगेटिव चार्ज भी है, इसमें एक पॉजिटिव चार्ज भी है, बट इसका नेट चार्ज 0 है। ऐसे आयन को हम कहते हैं ज़्यूरर आयन कहते हैं। ध्यान रखेंगे। क्लियर? ना एक बात और ध्यान में आप रखिए कि अमीनो एसिड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं।
वो एज अ एसिड भी बिहेव करते हैं, क्यों, उसमें एसिडिक ग्रुप है। वो एज अ बेसिक भी बिहेव करते हैं, क्यों, बेसिक ग्रुप में लगा हुआ है। एंड अमोनिया क्या है, बेस है, लेविस बेस कहते हैं इसको। तो वो एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी उसमें है, दोनों हैं। इट इज़ एम्फोटेरिक नेचर, बट याद रखेंगे एम्फोटेरिक नेचर वो ज़ोटोरायनिक फॉर्म में शो करते हैं, केमिस्ट्री में दिया हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ ये सारे के सारे जो अमीनो एसिड्स है उसके नाम दिए हुए हैं, और उसमें कौन कौन से आर ग्रुप लगे हुए हैं वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। 3 अल्फ़ाबेट सिंबल में इसे हम करते हैं रिप्रेजेंट, ये भी आप पढ़ सकते हैं। और जिसमें स्टार मार्क लगा हुआ है, दे आर इसेंशियल अमीनो एसिड। इसके लिए एक ट्रिक भी है, VIPHALLMETT, VIP हॉल में TT। तो इस तरीके से आप इसेंशियल को याद कर सकते हैं। बाकी जो इसमें नहीं है वो सारे के सारे नॉन एसेंशियल है, आप ऐसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लिपिड। तो लिपिड में बेसिकली क्या होते हैं, फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल को दोनों को जोड़ते हैं तो बेसिकली क्या बन जाते हैं, लिपिड बन जाते हैं। इसमें से जो फैटी एसिड है वो क्या होते हैं, इट इज़ RCOOH, इसे कहते हैं फैटी एसिड। बट जो R की जो वैल्यू है इसमें वो 1 से लेकर के 19 तक होना चाहिए, तभी उसको हम बोलेंगे फैटी एसिड। मतलब अगर हमें कोई कंपाउंड दे रखा है कि HCOOH है तो क्या इसे हम फैटी एसिड कहेंगे, नहीं, इसे हम नहीं कहेंगे फैटी एसिड। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें R तो H है और हमें R कम से कम एक कार्बन का तो हमें चाहिए ही चाहिए। क्लियर, हम क्या इसे कह पाएंगे फैटी एसिड, नहीं, इसको हम नहीं कहेंगे फैटी एसिड। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें RH दिया हुआ है और R कम से कम एक कार्बन तो होना चाहिए। क्लियर, तो 1 कार्बन से लेकर 19 कार्बन, मतलब जो फैटी एसिड बनेगा उसमें मिनिमम 2 कार्बन होना चाहिए, एक ग्रुप का और एक R का। क्लियर, आइए वो इसके 2 एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में आप रखेंगे। पहला है एराकिडोनिक एसिड, इसमें टोटल कार्बन होता है 20 और R ग्रुप में होता है 19 कार्बन। ठीक उस तरीके से पाल्मिटिक एसिड में टोटल कार्बन इज 16, मीन्स इंक्लूडिंग द COOH ग्रुप, टोटल कार्बन इज 16, बट इन द R ग्रुप द कार्बन नंबर इज 15। ध्यान रखेंगे ना। फैटी एसिड 2 तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है सैचुरेटेड, एक हो सकता है अनसैचुरेटेड। इन द सैचुरेटेड वन इसमें डबल बॉन्ड नहीं होते हैं, जहां होता है अनसैचुरेशन वहां पे होते हैं या तो एक या तो ज़्यादा डबल बॉन्ड देखने को मिल जाते हैं। फिर एक कुछ अनदर सिंपल लिपिड है, उसका नाम है ग्लिसरॉल, जिसे हम ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी कहते हैं। आइए, सो मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। क्लियर, बुक क्या लिखती है, मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। और कई जगह ऐसा भी कहते हैं कि फैटी एसिड्स आर फाउंड स्टेरिफाइड विथ ग्लिसरॉल, मतलब ग्लिसरॉल में वो जुड़े होते हैं हमारे फैटी एसिड। किस तरीके से वो जुड़े होते हैं, लेट मी शो यू, मैं दिखाता हूं आपको यहां पे। देखिए, तो ग्लिसरॉल कुछ ऐसा होता है, ये रहा, हालांकि जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, बाकी सब में अपना हम H लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगेंगे, यहाँ पे H, यहाँ पे 2 लगेगा H। क्लियर, लिखने के लिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, ओके, हम ऐसे भी शॉर्ट में हम लिख सकते हैं, चलेगा। बाकी अपना H हम ऐड कर लेंगे इसमें। दिस इज ग्लिसरॉल। नाउ अब फैटी एसिड हम जानते हैं क्या होते हैं, RCOOH। अब देखिए ज़रा, एक होता है मोनोग्लिसराइड, एक होता है डाइग्लिसराइड, एक होता है ट्राइग्लिसराइड। देखिए यहाँ पे क्या होते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा COOH, C ऐसे OH हमने सब में ऐड कर दिया। अब यहाँ हमने, एक सेकेंड, हमने यहाँ पे लगाया H C और ऐसे R, हमने एक लगाया। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए इसका H और इसका OH, याद रखेंगे OH जो है वो एसिड ग्रुप का जाएगा,
दोनों को जोड़ देंगे हाँ तो हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा। यहाँ पे C ऐसे, तो चूंकि हमने यहाँ पे एक ही ऐड किया है तो इसे हम कहेंगे मोनोग्लिसराइड कहेंगे, इसे हम कहेंगे मोनोग्लिसराइड कहेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक और ऐड कर दूँ तो बन जाएगा डाइग्लिसराइड, यहाँ भी ऐड कर दूँ तो बन जाएगा ट्राइग्लिसराइड। तो आप बताइए ट्राइग्लिसराइड में कितने होते हैं ग्लिसरॉल, एक ही होगा, लेकिन फैटी एसिड 3 हो जाएंगे। क्लियर। मोनोग्लिसराइड में एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड, ठीक। डाइग्लिसराइड में एक ग्लिसरॉल बट 2 फैटी एसिड, और ट्राइग्लिसराइड में एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड। क्लियर, समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो इससे हम मोनोग्लिसराइड, डाई और ट्राई ग्लिसराइड हम फॉर्म कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फैट एंड ऑयल बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम है तो हमेशा लिक्विड के फॉर्म में रहेगा तो उसे हम ऑयल कहेंगे। अगर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो क्या रहेगा, वो रहेगा सॉलिड, उसे हम फैट कहेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑयल जो हैं उनमें लोअर मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लाइक जिंजली ऑयल, और इसीलिए वो विंटर में भी वो ऑयल के फॉर्म में ही रहते हैं क्योंकि उसका ऑलरेडी लो मेल्टिंग पॉइंट है। कम टेम्परेचर में भी वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो वो हमेशा ऑयल रहते हैं। सम लिपिड्स हैव फॉस्फोरस, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एन अ फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम, मतलब उन्हें कहेंगे हम फॉस्फोलिपिड। जिस लिपिड में फॉस्फोरस है उसे बोलेंगे हम फॉस्फोलिपिड। एग्जाम्पल हमारा है लेसिथिन, कहाँ होते हैं, इन द सेल मेम्ब्रेन। लेसिथिन के बारे में एक और बात आप जानिए कि ये एक सर्फेक्टेंट है। व्हाट इट मीन्स, ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। कहाँ पे, तो ये लंग्स में, जैसे कि अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ है, उसका जो एल्वियोलाई है उसमें इशू है, इन्फ्लेमेशन है ना, उसे खुल नहीं रहा है, तो लेसिथिन वो यूज़ करेगा एज अ इनहेलर। लेसिथिन जाके फैलाएगा एल्वियोलाई को, इससे सरफेस एरिया बढ़ेगा, वो उससे सांस ले पाएगा अच्छे से। आपको याद है दबंग मूवी में फुसफुस यूज़ करती थी सलमान खान की मदर, हाँ, तो वो लेसिथिन के बारे में बात थी वहाँ पर कि लेसिथिन वो यूज़ करती थी ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इससे क्या होगा, वो सांस ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो सम टिश्यूज स्पेशली इन न्यूरल टिश्यूज हैव लिपिड, कॉम्प्लेक्स उसमें होते हैं स्ट्रक्चर, ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियोटाइड। ये क्या होते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच हेट्रोसाइक्लिक रिंग देखने को मिल जाते हैं, है ना। एग्जाम्पल में हमारे पास हो गया एन बेसेस लाइक ATGC एंड U, हम समझते हैं एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, N बेस प्लस शुगर। यहाँ पर N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं, वो सब हमें डिस्कस करना है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर में, जो पढ़ेंगे हम 12th में। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, तो क्या इसको ये भी कह देंगे हम N बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, यस हम कह सकते हैं। न्यूक्लियोसाइड के कुछ नाम है, एग्जाम्पल है, ध्यान रखेंगे। एडिनोसाइन क्या है, न्यूक्लियोसाइड, एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, थाइमिडीन, यूरिडीन एंड साइटिडीन। और न्यूक्लियोटाइड के कुछ एग्जाम्पल है, एडिनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड एंड साइटिडाइलिक एसिड। यहाँ पे कैच क्या है, देखिए साइटोसिन एक बेस का नाम है, साइटोसिन, एडिनोसिन, गुआनोसिन, सिमिलर नेम लगता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको लगेगा कि एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है तो शायद साइटोसिन भी है, नहीं, आप ये बात ध्यान में रखेंगे। क्लियर। आइए, न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के हैं, DNA एंड RNA, और ये न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं और ये एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करते हैं दोनों, मैक्सिमम में DNA और कुछ वायरस में सारे में नहीं, कुछ वायरस में RNA। फिर ये कुछ कंपाउंड्स है, इसके आप
स्ट्रक्चर, नेम और इसकी कुछ बातें आप ध्यान में रखेंगे। और एक बात और ध्यान में रखिए, कोई आपको बताएगा नहीं, ये सारे कंपाउंड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। देखिए ग्लूकोज, राइबोज, इसके फॉर्मूला भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद ये तो हमने देखा ही है ना, ये पामिटिक एसिड हमने जस्ट अभी पढ़ा, ये हमारा ग्लिसरॉल हमने जस्ट अभी देखा, ये हमारा ट्राइग्लिसराइड, क्या आप समझ पा रहे हैं, यहाँ हमारा ग्लिसरॉल था, इसके ये ओ है और यहाँ पे इसने ऐड किया है फैटी एसिड तीन, तो तीन ऐड किया है तो क्या बन गया, ये बन गया है ट्राइग्लिसराइड। इसके आर अलग भी हो सकते हैं, क्लियर। आइए फिर यहाँ पे एक फॉस्फोलिपिड है, वो भी आप ध्यान में रखेंगे। और क्या ध्यान में आप रखेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन है। यहाँ पे 5 एलिमेंट हमें देखने को मिल जाते हैं, कौन कौन, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, एक फॉस्फोरस, एक नाइट्रोजन, क्लियर। ये बात, देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट इन द फॉस्फोलिपिड लेसिथिन। उसके बाद जो नाइट्रोजन है वो एक ही है और फॉस्फोरस भी एक ही है। ये पहला 5 टाइप के एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स कितने हैं, 5 टाइप के एलिमेंट्स है, 5 टाइप ऑफ एलिमेंट, क्लियर। ये पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कितने हैं, एक ही हैं। थर्ड पॉइंट, नाइट्रोजन में 4 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, क्लियर। ये बात ध्यान में आप रखेंगे, कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, और इसमें 3 मिथाइल ग्रुप भी लगे हुए, 1 2 3, क्लियर। इस सब बात ध्यान में आप रखेंगे। नाउ फिर जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है उसके आप डायग्राम ध्यान में रखेंगे। ये हमारा एडिनिन, ये हमारा प्यूरिन है, और ये हमारा यूरासिल, एडिनोसाइन, यूरिडीन, एडिनाइलिक एसिड। यहाँ पे और क्या ध्यान में रखेंगे कि इसके रिंग में 1 2 3 4 रिंग में इसके 4 नाइट्रोजन है और टोटल इसमें 5 इसमें नाइट्रोजन है, ध्यान रखेंगे, क्लियर। और यहाँ पे 2 ही होते हैं, 1 और 1, 2 नाइट्रोजन, क्लियर, ध्यान रखेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। Now we can talk about the primary and secondary metabolite. So here, what is primary metabolite? देखेंगे। So primary metabolite क्या होते हैं, required in basic और primary metabolism like photosynthesis, respiration, protein and lipid metabolism. एग्जाम्पल में क्या क्या है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, क्लोरोफिल, प्रोटीन, वाइटामिन, दीज आर व्हाट प्राइमरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी क्या होते हैं, जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो नॉट इन्वॉल्व इन प्राइमरी मेटाबॉलिज्म, और कोई इसका डायरेक्ट फंक्शन नहीं होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। एग्जाम्पल अल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक्स, कलर्ड पिगमेंट मीन्स कैटनॉइड्स, सेंट, गम, स्पाइसेस, ड्रग्स, ओके, स्पाइस 2 बार लिख दिया मैंने। चलिए, ये सारी चीज़ें क्या है, दीज ऑल आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट। उसके बाद यहाँ कुछ फोटो दे रखे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस बॉक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाई चांस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के। तो पिगमेंट्स कौन कौन है, कैरोटिनॉइड्स है, एंथोसाइनिन है। एंथोसाइनिन वैक्यूल में होता है स्टोर, ध्यान रखेंगे, कहाँ होता है स्टोर, इन द वैक्यूल। अल्कलॉइड, मॉर्फिन, कोडिन, नाम ध्यान में आपको रखना है। टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन। एसेंशियल ऑयल में कौन कौन है, वी हैव लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन में क्या है, एब्रीन एंड रिसिन। लैक्टिन में क्या है, कॉनकनावेलिन ए। ड्रग्स में क्या है, विनब्लास्टिन, करक्यूमिन, कहाँ होते हैं, इन द हल्दी, टर्मरिक। पॉलीमेरिक सब्सटेंस कौन है, रबर है, गम है, सेल्यूलोज है, दिस ऑल आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट। यहाँ से भी कोई भी नाम को देके पूछ लेगा, भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो यहाँ से 3 रहेंगे नाम और चौथा कोई और भी नाम हो सकता है, आप ध्यान रखेंगे। आइए अब पहुंचते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो वी हैव 2 टाइप्स। 1 सेकेंड, टॉपिक शुड बी बायो मॉलिक्यूल्स, वो 2 तरह के होते हैं, हमने यहाँ पे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल लिख दिया है, जस्ट a second. Biomolecules, now it's fine here. Yeah, so बायोमोलिक्यूल्स 2 तरह के हैं, एक बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है,
एक बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें बायो मैक्रो के बारे में बात करनी है। व्हाट इज माइक्रो? नाम से ये माइक्रो, जिसका मास थोड़ा लेसर होता है, छोटा मास होता है। जिनका मास थोड़ा ज़्यादा होता है उसको मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये छोटे मोटे मॉलिक्यूल जो माइक्रो है वो क्या है, छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना है। सो मॉलिक्यूलर वेट इनका 18 से 800 डाल्टन होता है, 18 to 800 डाल्टन। और ये कहाँ मिलेंगे? इन द एसिड सोल्यूबल पूल, ओके, लेस देन 1000। तो बायो मैक्रो में क्या है, इनका जो मास होते हैं, मॉलिक्यूलर जो वेट होते हैं, वो होते हैं रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 ऐसे होते हैं इनके मास, मीन्स 1000 से ऊपर होता है। इसका एक एक्सेप्शन है लिपिड। लिपिड का मास 800 से ऊपर जाता ही नहीं है। ये इसका मास क्या है, 800 से ऊपर जाता ही नहीं। क्यों? पॉलीमेरिक नहीं होता। मास कब बढ़ेगा? जब पॉलीमर बनेगा, जब मॉलिक्यूल्स जुड़ते जा रहे हैं और लार्ज बनता जा रहा है, तभी हो सकता है ये पॉसिबल। लिपिड्स पॉलीमेरिक नहीं होते, इसलिए इनके मास बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाते। बाकी 3 पॉलीमेरिक होते हैं। क्लियर? ध्यान रखेंगे। तो इतना कम इसका मास क्यों है, क्यों इतना कम इसका मॉलिक्यूलर वेट है? बिकॉज ऑफ द नॉट पॉलीमेरिक इन नेचर है। कहाँ मिलेंगे ये? एसिड इनसॉल्युबल पूल। अब देखिए, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिले वो ये सब थे 4, लाइक प्रोटीन्स थे, न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीसेकेराइड है और लिपिड है। इनमें से 3 जो हमारा है वो पॉलीमेरिक है और ये हमारा नॉट पॉलीमेरिक। लिपिड स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है ना। इन ए ट्रू सेंस लिपिड को हम नहीं कह पाते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। अब चूंकि ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिल जाता है तो हमने चलो मान लिया, इसको भी हमने कह दिया कि हाँ भाई साहब ये मैक्रोमोलिक्यूल है। चलिए, कुछ स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिल जाते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल में, लाइक ऑर्गेनेल्स देखने को मिल जाएंगे आपको। तो लिपिड क्या है, वो छोटे हैं इन द molecular weight compound, are present not only as such as but also arranged in structures like cell membrane का हिस्सा होता है वो, और other membranes में भी होते हैं लिपिड, आप समझते हैं ना। तो कहते क्या है कि जब भी हम कोई टिश्यू को ग्राइंड कर रहे होते हैं तो वी आर डिसरप्टिंग सेल स्ट्रक्चर। तो सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन आर ब्रोकन इनटू पीसेस, वो सब टूट जाते हैं एंड फॉर्म वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, एक बॉल जैसा वो बन जाते हैं, जो कि पानी में सोल्यूबल नहीं होते, तो नीचे नहीं आ पाएंगे वो। Therefore, these membrane fragment in the form of vesicles get separated along with the acid insoluble pool. तो वो उसके साथ ही रह जाते हैं, नीचे नहीं आ पाते, तो हमें कहना पड़ता है कि चलो भाई हम मान लो इसको भी अब एसिड इनसोल्युबल पूल मतलब बायो मैक्रोमोलिक्यूल। And hence macromolecular fraction, but lipid are not strictly macromolecular, मतलब ये false macromolecule हम ऐसा भी कह सकते हैं, ट्रू नहीं है। तो एसिड सोल्युबल पूल में एक्चुअल में है क्या, इट रिप्रेजेंट्स रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। एसिड सोल्युबल पूल represents roughly the cytoplasmic composition. So macromolecule from cytoplasm and organelle become acid insoluble fraction. Clear? और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा लिविंग टिश्यू या फिर ऑर्गेनिज्म का इंटायर केमिकल कंपोजिशन। In summary, if we represent the chemical composition of living tissue from abundance point of view, तो उसे हम क्लास वाइज करेंगे अरेंज। वी ऑब्जर्व दैट वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट, सबसे अबंडेंट केमिकल कौन सा है, वाटर। ऑलमोस्ट 70, किसी में 90% भी होते हैं, यहाँ समझते हैं। देखिए जरा, तो जो हम कंपोजिशन हम चेक करते हैं तो मैक्सिमम व्हाट वी हैव वाटर, उससे कम प्रोटीन, उससे कम न्यूक्लिक एसिड, उससे कम कार्बोहाइड्रेट, देन वी हैव लिपिड, देन वी हैव आयंस। अब इसे ऑर्डर में भी याद करना है हमें, हाउ वी कैन मेमोराइज। देखिए जरा, WPN CLI, आप ऐसे ध्यान में रखेंगे, है ना। WPN CLI, वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड आयन। इसको याद करने का एक और कमाल का तरीका क्या है, बस यहाँ पे P ऐड कर देंगे हम।
सो WPN क्लिप हो जाता है और इस लास्ट P का बस कोई यूज़ नहीं है, क्लियर, बट याद करने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है, WPN क्लिप। ओके, तो ऐसे करके हम ध्यान में रख लेंगे इसका ऑर्डर। नाउ प्रोटीन्स की बात करेंगे। प्रोटीन्स क्या है? सो प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड जोड़े होते हैं लीनियर फैशन में, ब्रांचिंग यहाँ पे नहीं होती, लीनियर चेन्स होते हैं। लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, जो दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे कहेंगे हम पेप्टाइड बॉन्ड, क्लियर। तो अगर दो अमीनो एसिड है तो एक बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड, 3 है तो 2 बनेंगे, 10 है तो 9 बनेंगे। आप ये बात ध्यान में रखेंगे। 20 टाइप्स के होते हैं अमीनो एसिड, हम जानते हैं। एंड प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर, क्योंकि अमीनो एसिड के टाइप बहुत ज़्यादा है ना, तो हमेशा वो क्या होंगे, ऑलवेज क्या होंगे, वो हेट्रोपॉलीमर ही होंगे, होमो नहीं हो सकते कि एक ही 20 बार अटैच किया हुआ है, ऐसा नहीं होता। अलग अलग अमीनो एसिड मिलके जुड़े होते हैं और तब जाके बनता है एक प्रोटीन बनता है। नाउ व्हाट इज होमोपॉलीमर? जब एक ही यूनिट से मिलके बना हुआ है उसे कहते हैं होमो पॉलीमर, और जो मल्टीपल मीन्स मोर देन वन टाइप के यूनिट से बना होता है उसे कहते हैं हेट्रोपॉलीमर। प्रोटीन क्या है? हेट्रोपॉलीमर है। जो डाइटरी प्रोटीन है वो सोर्स है एसेंशियल अमीनो एसिड। व्हाट इज डाइटरी? जो हम खाते हैं, खाने में, डाइट में, हमने कहा ना एसेंशियल क्या है, जो हमारे बॉडी में नहीं बन सकता उसे खाना पड़ेगा, तो डाइटरी प्रोटीन ही उसका सोर्स हो सकता है। आगे सो अमीनो एसिड 2 तरह के होते हैं फिर, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल क्या है, जो हमारे बॉडी में नहीं बनेगा, एंड नॉन एसेंशियल क्या है, जो हमारे बॉडी में बनेगा। आगे बात करते हैं, तो क्या हमें खाना पड़ेगा? जो एसेंशियल है डाइट में, फूड में। प्रोटीन कैरी आउट मैनी फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शन कैरी करते हैं, बिल्कुल लाइक कुछ ट्रांसपोर्ट वाला काम कर रहे हैं, कुछ इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से फाइट कर रहे हैं, कुछ हार्मोन्स है, कुछ एंजाइम भी होते हैं। अब बात करेंगे कोलाजन, तो ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में, और इसको क्या है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर। उसके बाद ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम ध्यान में रखेंगे। कोलाजन क्या है? इंटर सेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम का नाम है, इंसुलिन एक हार्मोन का नाम है। एंटीबॉडी ये फाइट करता है अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट। रिसेप्टर का नाम सेंसरी रिसेप्शन लाइक स्मेल, टेस्ट, हार्मोन, ध्यान रखेंगे। GLUT4 का काम क्या है? इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। इस सब ध्यान में आप रखेंगे। अब हम बात करेंगे पॉलीसेकेराइड के बारे में। तो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में 4 चीजें हमने पढ़ी थी, क्या क्या? न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। अभी हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट मतलब पॉलीसेकेराइड के बारे में बात कर रहे हैं। सो एसिड इनसॉल्युबल पैलेट मीन्स पेस्ट में क्या मिला हमें पॉलीसेकेराइड भी मिला एज अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। पॉलीसेकेराइड्स जो है वो लंबे चेन होते हैं, ब्रांचिंग भी पॉसिबल है, किसी में होता है किसी में नहीं भी होता है। दे आर थ्रेड, लाइक एक कॉटन थ्रेड आप ले लो, वो भी एक पॉलीसेकेराइड है, क्लियर ना। तो पॉलीसेकेराइड जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, जितने भी नाम दिए हुए हैं ऑल आर होमोपॉलीमर, बट हमने कुछ हेट्रो के भी नाम ऐड किए हैं इसमें। तो पहला व्हाट इज होमोपॉलीमर? तो मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स। व्हाट इज हेट्रो? मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स। एग्जाम्पल इसके सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनुलिन, काइटिन। और यहाँ पे क्या है इसके एग्जाम्पल है हेट्रो वाले के? तो अगर, पेप्टिडोग्लाइकन, पैक्टीन, हेमीसेल्यूलोज, ध्यान रखेंगे ना। तो अब व्हाट इज सेल्यूलोज? तो पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज होते हैं ये। व्हाट इज ग्लाइकोजन? पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। आप बस याद रखो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, 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 ये तीनों, क्लियर। फ्रक्टोज में क्या बात करेंगे? पॉलीमर, वन सेकेंड, इधर होना चाहिए इनुलिन। Inulin is the polymer of fructose. Inulin is the polymer of fructose.
फिर काइटिन क्या है, पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन, ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, शॉर्ट में इसको NAG भी कहते हैं, नाग। आगे सो काइटिन क्या है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है और ये एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में होते हैं। कॉटन फाइबर भी क्या है, सेल्यूलोज है। प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हम समझते हैं। और पेपर जो बनते हैं वो प्लांट पल्प से बनते हैं, वो भी क्या है, सेल्यूलोज है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे पॉलीसेकेराइड का, कोई भी पॉलीसेकेराइड मान लो कि ग्लाइकोजन है, उसका लेफ्ट एंड होता है नॉन रिड्यूसिंग और उसका राइट एंड होता है रिड्यूसिंग। आप ध्यान रखेंगे, R से राइट एंड, R से रिड्यूसिंग, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लिक एसिड होते हैं, इसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे जुड़े हुए हैं, उसे हम कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड। सो टुगेदर विद द पॉलीसेकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स, दीज कंप्राइज द ट्रू मैक्रोमोलेक्युलर फ्रैक्शन। ट्रू तो लिपिड क्या हो गया, फॉल्स में आ गया। बट अगर हमसे पूछा जाए कि क्या लिपिड मैक्रोमोलेक्यूल है तो क्या बताएंगे, यस, किताब ने कहा था यस। बट अगर ट्रू फॉल्स करके पूछता है तो वी कैन कंसिडर दिस वन कि फॉल्स में लिपिड, बाकी सब ट्रू में आ जाएगा। हियर सो न्यूक्लिक एसिड भी क्या है, न्यूक्लिक एसिड में जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, इट इज न्यूक्लियोटाइड, मतलब वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। इन द न्यूक्लियोटाइड वी हैव 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट, इसके 3 कंपोनेंट है। पहला कौन, पहला हमारा है एन बेस, दैट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट मोनोसेकेराइड मतलब पेंटोस शुगर, ये भी हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। फिर है फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट ग्रुप। अब न्यूक्लियोटाइड को हमने बांटा 3 पार्ट में, एन बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप में। नाउ तो एन बेस और पेंटोस शुगर बोथ हैव हेट्रोसाइक्लिक रिंग, मतलब रिंग में मल्टीपल टाइप्स के एटम्स है, मल्टीपल टाइप्स के, उसमें कार्बन भी है या तो ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन भी, रिंग में है, रिंग के बाहर नहीं, रिंग की हिस्सा है ना, ऐसा। तो एन बेस में क्या 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 हमारे पास है, तो वी हैव प्यूरीन एंड पैरामीडिन। देखिए जरा, एक्चुअल में क्या होता है, कई लोग ऐसा समझते हैं कि प्यूरीन ही एन बेस है, नहीं भाई साहब। जैसे कि प्यूरीन में 2 एग्जाम्पल है, एडेनिन और गुआनिन। तो क्या प्यूरीन ही एडेनिन है, नहीं, प्यूरीन से बनता है एडेनिन, मतलब एडेनिन इज बेसिकली द डेरिवेटिव ऑफ प्यूरीन, हम ऐसा बताएंगे, क्लियर, मतलब सब्सटीट्यूटेड या फिर डिराइव्ड प्यूरीन इज एडेनिन और गुआनिन, ऐसा है। प्यूरीन ही एडेनिन है ऐसा हम नहीं कह सकते, बट सब्सटीट्यूटेड है, उसमें कुछ हमने मॉडिफिकेशन किया तो बन गया एडेनिन, कुछ अदर टाइप के मॉडिफिकेशन किए हमने कहाँ पे, प्यूरीन में, तो बन जाता है गुआनिन। सेम बातें हमें ऐड करनी है पैरामीडिन के साथ भी, क्लियर। सो पेंटोस शुगर में क्या है, 2 तरह के होते हैं, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, आप नाम से समझ पा रहे हैं, ये होगा आरएनए में, ये होगा डीएनए में। फॉस्फेट ग्रुप एक ऐसा है जो कॉमन है बोथ डीएनए एंड आरएनए में, कॉमन तो ये भी है, AGC, ये भी कॉमन है, क्लियर। आइए बढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या है, तो पहला हमारा प्रोटीन इज हेट्रोपॉलीमर। नाउ तो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स डिफरेंट थिंग इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रक्चर इनवेरिएबली रिफर्स टू मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे कि ये हो गया, ये 1D की बात करते हैं, 1 डायमेंशन में। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है वहां पर हम कंपाउंड को 2 डायमेंशन में बात करते हैं, लाइक बेंजीन एंड नैप्थलीन। जब आप उसको ड्रॉ करेंगे तो आप 2D में आप उसको ड्रॉ करेंगे। फिजिक्स में 3D की बात होती है और बायो में 4D तक की बात होती है, मतलब 1D भी है, 2D भी है, 3D स्ट्रक्चर भी है और 4D स्ट्रक्चर भी है, मीन्स चारों के चारों हैं। बात समझ में आ रही है, ऐसा बात करेंगे हम। सो प्रोटीन के हमने बताएं 4 स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी। ना सो जो प्राइमरी वाले हैं उसमें कैसा होता है, तो एक सिंगल लाइन जैसा इसका होता है स्ट्रक्चर। सेकेंडरी में 2 तरह के होते हैं, एक होता है हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल भी कैसा, राइट हैंडेड हेलिक्स, लाइक आप राइट हैंड से बनाओ और लेफ्ट से बनाओ, दोनों का हेलिक्स अलग अलग बनेगा, इट इज राइट हैंडेड हेलिक्स।
ध्यान रखेंगे, जो हमारा डीएनए है, बी डीएनए, ह्यूमन डीएनए, इट इज ऑल्सो राइट हैंडेड हेलिक्स। क्लियर। एक होता है बीटा प्लेटेड शीट, तो दोनों सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। उसके बाद टर्सरी कैसा दिखेगा हमारा, तो हॉलो ओलन बॉल जैसा दिखेगा, और क्वाटरनरी या तो क्यूब या फिर प्लेट के फॉर्म में होता है ना। लाइन में क्या है, तो जो फर्स्ट अमीनो एसिड होते हैं उसको लेफ्ट इंड कहते हैं, वो होता है एन टर्मिनल। जो लास्ट अमीनो एसिड होते हैं वो राइट इंड होता है, वो होता है सी टर्मिनल। क्लियर। नाउ अगर मैं इसको ड्रॉ करके आपको समझाऊं तो कैसे मैं समझाऊंगा, देखिए ज़रा। मान लीजिए ये हमारा अमीनो एसिड है ऐसा, और ये हमारा पहला अमीनो एसिड है जो मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ। और इधर हमारा है दूसरा अमीनो एसिड। ऐसा, तो इसका OH इसका H ऐसे बाहर निकल जाएगा। क्लियर। जो बॉन्ड बना यहाँ पे, बॉन्ड जो बना वो क्या बना, CONH का बॉन्ड बना, इसे ही कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। यही क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। क्लियर। अब आप मान लो कि ये जो हमारा अमीनो एसिड, ये पहला वाला, ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, तो ये क्या है, सी टर्मिनल है, और ये क्या है, एन टर्मिनल, क्योंकि इसमें एन फ्री है, यहाँ पे सी वाला ग्रुप फ्री है। क्लियर। और ये लेफ्ट में है और ये राइट इंड हो गया। क्लियर। आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। चलिए, तो अब बात करेंगे हम टर्सरी। तो टर्सरी इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम एंजाइम टर्सरी फॉर्म में होते हैं। ध्यान रखेंगे। अब ये कुछ दे रखे हैं स्ट्रक्चर, ये अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड, ये हमारा ओलन बॉल्स टाइप का, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। हेमोग्लोबिन में होते हैं 4 यूनिट होते हैं, ये क्वार्टरनरी होते हैं इसका स्ट्रक्चर। एडल्ट में 2 अल्फा 2 बीटा, और जो फिटल आरबीसी है उनके जो होते हैं हेमोग्लोबिन, उसमें होता है 2 अल्फा 2 गामा होते हैं। ध्यान रखेंगे। नाउ मोस्ट ऑफ द एंजाइम किस में एक्टिव होते हैं, टर्सरी फॉर्म में होते हैं एक्टिव। आइए अब बात करेंगे हम एंजाइम्स के बारे में। तो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। कुछ न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं, लाइक आरएनए, लाइक राइबोजाइम। राइबोजाइम बने होते हैं आरएनए से। तो एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर। इन टर्सरी स्ट्रक्चर जो बैकबोन है प्रोटीन का, वो क्रिस क्रॉस करते हैं, कुछ ऐसा। मान लो ये प्रोटीन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ ऐसे क्रिस क्रॉस करते हैं आपस में। क्रिस क्रॉस करने से क्या होता है, मैं फिर से कर रहा हूँ यहाँ पर। मान लीजिए कुछ ऐसा हमने क्रिस क्रॉस किया। क्रिस क्रॉस करने से क्या हुआ, कुछ कुछ जगह पे कुछ पॉकेट्स बन गए, यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ हम देख पा रहे हैं मल्टीपल पॉकेट बनते हैं। क्लियर। इससे क्या बनेगा, पॉकेट कहेंगे इसको हम क्रेविसेस कहेंगे, पॉकेट कहेंगे, क्रेविसेस कहेंगे। उसमें से कोई एक पॉकेट, वन सच पॉकेट को हम कहेंगे एक्टिव साइट, किसी भी सबस्ट्रेट के लिए। एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, एंजाइम के पास होते हैं एक्टिव साइट, इज ए क्रेविस और पॉकेट इनटू विच सबस्ट्रेट कैन फिट। आगे हम बात भी करेंगे कैसे, थ्रू देयर एक्टिव साइट, फिर उसके बाद उसका अपना रिएक्शन वहाँ पे प्रोसीड होगा। तो कैटलिस्ट, एंजाइम जो है एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं। तो कैटलिस्ट 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक कैटलिस्ट और उसको एंजाइम कहते हैं। एक होता है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट क्या है कि ये हाई टेम्परेचर पे डैमेज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट नहीं टूटते हैं, ये अच्छे से काम करते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ऑर्गेनिक में तो 40 के ऊपर जाते ही वो एंजाइम जवाब दे देता है, वो टूट जाता है। बट इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। मान लो कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो बहुत हाई टेम्परेचर पे रहता है, इसका मतलब उसके बॉडी का हर एक पार्ट उस टेम्परेचर को झेल रहा है, झेल सकता है, ताकतवर है। तो क्या उसका प्रोटीन, उसका एंजाइम झेल पा रहा है हाई टेम्परेचर? यस। तो वैसे ऑर्गेनिज्म से जो हम निकालेंगे, एंजाइम निकालेंगे, प्रोटीन निकालेंगे या कुछ भी निकालेंगे, वो थर्मोस्टेबल निकलेगा, वो हाई टेम्परेचर से रेसिस्टेंट है ना।
वही कह रहा है कि एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स हु नॉर्मली लिव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, लाइक हॉट वेंट है, सल्फर स्प्रिंग्स है, आर स्टेबल एंड रिटेन देयर कैटालिटिक पावर इवन एट हाई टेम्परेचर लाइक 80-90 डिग्री सेल्सियस. So thermal stability is thus an important quality of such enzyme isolated from thermophilic organism. 12th में हम पढ़ेंगे भी एक एग्जाम्पल टैक पॉलीमरेज के बारे में, जो ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक काम कर पाते हैं. आइए केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे. तो यहाँ पहले हमें डिस्कस करना है चेंज के बारे में. चेंज दो तरह के होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. केमिकल चेंज ही केमिकल रिएक्शन है. व्हाट इज फिजिकल चेंज? तो या तो शेप में या तो स्टेट में चेंज करना विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, विदाउट. और यहाँ पे बॉन्ड्स टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे जिससे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा उस कंपाउंड का. है तो फिजिकल चेंज में क्या है, आइस से बन गया वाटर, वाटर से बन गया वाटर वेपर, रिवर्स भी पॉसिबल है. नो, केमिकल चेंज में भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, एक होता है ऑर्गेनिक. इसके एग्जाम्पल ध्यान में हम रखेंगे, ये वाला और इसका हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन. जो रेट होते हैं फिजिकल या केमिकल प्रोसेस का, वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम. क्या हो जाएगा ये, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम. इसे कहेंगे हम रेट कह देंगे. इसे हम कैसे करेंगे एक्सप्रेस, कुछ इस तरीके से लिखेंगे, डेल पी बाई डेल टी. रेट को हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं अगर डायरेक्शन क्या स्पेसिफाइड होगा. ध्यान रखेंगे. रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर्स. तो अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं तो डबल हो जाता है रेट. मतलब अगर हमने 10 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाया तो डबल हो गया, 10 और बढ़ाया तो फिर से डबल हो जाएगा, मीन्स 4 टाइम्स हो जाएगा. और अगर हमने टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से कम किया तो रेट आधा हो जाएगा, 10 और कम किया तो आधा का आधा हो जाएगा. ऐसा क्लियर, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट. सो कहता है कैटलाइज्ड रिएक्शंस प्रोसीड एट रेट वास्टली हायर देन दैट ऑफ अनकैटलाइज्ड वन. जो रिएक्शन कैटलिस्ट के हेल्प से होते हैं वो फास्टर होते हैं, जो कैटलिस्ट में नहीं होते हैं वो स्लोअर होते हैं. The enzyme catalyzed reactions are observed, the rate would be vastly higher than the same but uncatalyzed reaction. Clear? Means catalyzed reaction very faster होते हैं. एग्जाम्पल दिया गया है कि इस रिएक्शन को, यहाँ पे एंजाइम लगता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इस रिएक्शन को जब एंजाइम नहीं देंगे ना तो 200 मॉलिक्यूल 1 घंटे में बनेगा, बहुत स्लो. लेकिन जब इसमें एंजाइम हम ऐड करेंगे, यही रिएक्शन 6 लाख मॉलिक्यूल देगा 1 सेकेंड में. 1 करोड़ गुना इसका रेट बढ़ गया, 10 मिलियन टाइम्स बढ़ गया. आगे तो इस रिएक्शन से हम समझ पाते हैं कि पावर कितना है एंजाइम का. इट इज इनक्रेडिबल पावर, सुपरमैन है एंजाइम हमारे रिएक्शन का. देयर आर थाउजेंड्स टाइप्स ऑफ एंजाइम ईच कैटलाइजिंग अ यूनिक केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन. मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन में हर स्टेप में अलग अलग एंजाइम होते हैं, ध्यान रखेंगे. जैसे कि हमारा ये स्टेप, ये 10 स्टेप होता है और हर स्टेप में अलग अलग एंजाइम लगते हैं. तो ये एक एक्चुअली मेटाबॉलिक पाथवे है जहाँ पे ग्लूकोज बन जाता है पायरुविक एसिड. इसमें 10 अलग अलग एंजाइम लगते हैं, नहीं ना. बात करें अगर हम रेस्पिरेशन की तो 2 तरह के होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसे हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं. एरोबिक में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 एंड H2 में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टोटली कंप्लीट ब्रेक डाउन. यहाँ होते हैं पार्शियल ब्रेक डाउन इन द एनारोबिक. क्या होते हैं, पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होते हैं. 2 टाइप के हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. यहाँ बनता है लैक्टिक एसिड, यहाँ बनता है इथेनॉल मीन्स अल्कोहल. ये कहाँ होते हैं, हमारे स्केलेटल मसल में होते हैं और एलबी बैक्टीरिया में होते हैं. ये कहाँ होते हैं, इन द ईस्ट में होते हैं. आगे समझते हैं. सो हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन, कैसे कर पाते हैं वो. तो यहाँ पे क्या है, ध्यान रखेंगे कि वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड आइडिया ऑफ एक्टिव साइट. क्लियर. सो केमिकल एंड मेटाबॉलिक कन्वर्जन
refers to a reaction, the chemical which is converted into a product is called substrate, जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, हमें S को P में कन्वर्ट करना होता है, राइट नाउ। तो कैसे होता है, तो कहता क्या है कि सबस्ट्रेट S को बाइंड करना पड़ेगा एंजाइम से एट एक्टिव साइट, जो कि एक पॉकेट है और क्लेफ्ट है। द सबस्ट्रेट हैज़ टू डिफ्यूज टुवर्ड्स एक्टिव साइट। फिर क्या होगा, फिर बनेगा ES कॉम्प्लेक्स, मीन्स एंजाइम सबस्ट्रेट ने बाइंड किया, क्या बना, ES कॉम्प्लेक्स बना, ये मतलब एंजाइम हो गया। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया, एक ट्रांजिएंट एक शॉर्ट टर्म के लिए एक बनता है स्टेट। उसके बाद सबस्ट्रेट हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट, और वो वहाँ पे पहले क्या होगा, जो बॉन्ड है वो बॉन्ड टूटेगा, ओल्ड बॉन्ड टूटेंगे, न्यू बॉन्ड बनेंगे, फिर हमारा बन चुका है प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट हमारा बाहर निकल जाएगा एक्टिव साइट से। तो अल्टीमेटली हमारा S जो है वो P में ट्रांसफॉर्म हो गया। क्लियर नाउ, तो जो बीच का जो स्टेट था, मीन्स हमारा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट, जो बीच के जो स्टेट थे उसे हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे। क्लियर नाउ, अब यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, एक हमारा सबस्ट्रेट, एक हमारा ट्रांजिशन स्टेट, एक हमारा प्रोडक्ट। किसमें एनर्जी के लेवल ज़्यादा है, देखिए ये रहा हमारा पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि ट्रांजिशन स्टेट हैव हायर एनर्जी देन द सबस्ट्रेट देन द प्रोडक्ट। बट ये हमारा, आप ध्यान से देखिए ज़रा, सबस्ट्रेट के पास एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट में कम है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक में कुछ ऐसा होगा, इंडो में क्या होगा, TS तो ज़्यादा सब में होगा, फॉस प्रोडक्ट का ज़्यादा होगा, सबस्ट्रेट का कम होगा, ये इंडोथर्मिक का ग्राफ हो जाएगा। मतलब ग्राफ कुछ इसका ऐसे बनेगा, यहाँ से चालू होकर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। क्लियर, तो ये इंडोथर्मिक का हो गया ग्राफ, और जो नीचे ग्राफ दिया वही क्या है, ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ हो गया। नाउ, तो एंजाइम यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं, मीन्स एक ऐसा एनर्जी जिसके बिना एनर्जी स्टार्ट नहीं होगा रिएक्शन, तो उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम क्या करता है, उस एनर्जी को कम करता है। हाउ, बाय चेंजिंग द पाथवे, मीन्स वो एक अलग पाथवे को अपनाएगा वो एंजाइम के हेल्प से, जिसके वजह से उसमें एनर्जी कम लगेगा। क्लियर, ध्यान रखेंगे। तो व्हाट एंजाइम डू, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, विदाउट एंजाइम ज़्यादा है और लेस, सॉरी विथ एंजाइम एनर्जी कम है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल, क्योंकि जो भी हाई एनर्जी वाले हैं वो क्या है, हाई अनस्टेबल होंगे, हाईली अनस्टेबल। क्लियर, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, इट इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल या फिर स्ट्रक्चर, दैट इज वाई ये हाई अनस्टेबल है, ध्यान में रखेंगे। क्लियर, चलिए हमने सब बात यहाँ पर डिस्कस कर ली है, एक बार आप इसे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, कैसे काम करेगा। देखिए जरा पे, तो ये एंजाइम और सबस्ट्रेट पहले बाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, ES कॉम्प्लेक्स, फिर SP में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा, सबस्ट्रेट के बॉन्ड टूटेंगे और बनेंगे प्रोडक्ट, फिर बाद में जो हमारा प्रोडक्ट है वो रिलीज हो जाएगा और एंजाइम फिर से एक्टिव हो गया अब नया सबस्ट्रेट से बाइंड करने के लिए। क्लियर, ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ पाथ ऑर्डर है, ये हम ध्यान में रखेंगे। पहले क्या होता है, सबस्ट्रेट बाइंड करता है एक्टिव साइट से और फिट हो जाता है एक्टिव साइट में। क्लियर, नाउ बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप, एंजाइम का शेप चेंज होगा ताकि और अच्छे से बाइंडिंग हो सके। ठीक है, फिर एक्टिव साइट से क्या होगा, एकदम पास में आ गया वो, तो बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड। क्लियर, फिर अल्टीमेटली बन जाता है प्रोडक्ट, बन गया प्रोडक्ट तो रिलीज हो जाएगा, प्रोडक्ट बाहर निकल गया हमारा, खत्म हो गया। ठीक है, और फिर से एंजाइम हमारा क्या है, एंजाइम इज रेडी फॉर टू बाइंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट, ताकि वो काम फिर से चलता रहे। नाउ, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, सो 3 फैक्टर के बारे में बात करनी है, टेम्परेचर, pH एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है। सो हर जो रिएक्शन होते हैं, उसमें क्या होता है, एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर उसको चाहिए और pH भी।
उससे ज़्यादा करेंगे तो रेट घट जाएगा, उससे कम करेंगे तो भी घट जाएगा। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हमारा नॉर्मल रेंज है। इससे अगर हम कम करेंगे टेम्परेचर तो रेट घट जाएगा, इससे बढ़ाएंगे तो भी घट जाएगा। सेम बातें अप्लाई होती है पीएच में भी। क्लियर? एक खास रेंज है। लाइक मान लो कि एक रिएक्शन है वो 6 पीएच पे अच्छा से काम करता है, अगर 8 देंगे तो घट गया, 4 देंगे तो भी घट गया। तो रेट हाईएस्ट कब होगा? जब पीएच 6 होगा। सेम है टेम्परेचर के साथ भी, समझे? तो ग्राफ इसका ऐसा बनेगा, ध्यान रखें। क्लियर? सेम बात लिखा हुआ यहाँ पे। नाउ अब बात करेंगे हम कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। देखिए जरा, एक होता है Km कांस्टेंट, ये क्या होता है? वेलोसिटी मतलब रेट। तो रेट जो है, एक होता है मैक्सिमम रेट कि इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, एक होता है मैक्सिमम का आधा। तो मैक्सिमम का जो आधा जो है एक खास कंसंट्रेशन पे हो जाता है रीच, उसको कहते हैं Km कहते हैं। उस कंसंट्रेशन को हम क्या बोलेंगे? Km बोलेंगे। मतलब क्या कि विथ इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, रेट को हम मतलब वेलोसिटी को हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन मान लो कि 5 एंजाइम है और 2 सबस्ट्रेट है, हमने ऐड किया तो 2 एंजाइम काम करने लग गया, 3 बैठा हुआ है। अब हमने एक और ऐड किया सबस्ट्रेट, हमने बढ़ाया सबस्ट्रेट, एंजाइम 3 काम कर रहा है, रेट क्या हो गया? बढ़ा। हमने 5 ऐड किया तो 5 काम कर रहा है। अब और अगर बढ़ाएंगे हम कॉन्सेंट्रेशन तो क्या रेट बढ़ेगा? नहीं। क्यों? सारे एंजाइम फंक्शन में है, कोई फ्री नहीं है, तो अब रेट नहीं बढ़ सकता। ये मैक्सिमम हो गया, मीन्स यहाँ पे अब आ गया सैचुरेशन आ गया। क्लियर? चलिए हम बात करेंगे आगे। तो कहता भी क्या है कि द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज ऑल्सो सेंसिटिव टू प्रेजेंस ऑफ ए स्पेसिफिक केमिकल, जिसे हम कहेंगे इनहिबिटर कहेंगे। क्लियर? और इस प्रोसेस को हम कहेंगे इनहिबिशन, जो रिएक्शन को जो इनहिबिट कर देता है। सो नाउ इनहिबिशन 2 तरह के होते हैं, एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। है व्हाट इज कॉम्पिटिटिव? यहां ध्यान दीजिए। देखिए पहले क्या होता है कि जो हमारा एंजाइम है उसके पास होता है एक्टिव साइट, और जैसा शेप इस साइट का होता है वैसा शेप होता है सबस्ट्रेट का, सो इट कैन बाइंड इजिली। क्लियर? ये बाइंड करेगा और चेंज होगा इन द प्रोडक्ट। नाउ कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, ये हमारा सबस्ट्रेट है और एक इनहिबिटर कंपाउंड मान लीजिए आप, इसका शेप एकदम सेम है, तो ये कंपीट करेगा। कौन बाइंड करेगा? तो ये अगर बाइंड कर गया तो सबस्ट्रेट तो बाइंड नहीं कर पाएगा ना, तो नहीं बन पाएगा प्रोडक्ट, तो रिएक्शन क्या हो गया? इनहिबिट हो गया। क्लियर? तो इसे कहेंगे हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहेंगे। समझ पा रहे हैं? नाउ एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव, वो कंपीट नहीं करेगा, तो एक्टिव साइट के अलावा जो दूसरा साइट है जिसे हम कहेंगे एलोस्टेरिक साइट कहेंगे, वहां जाके बाइंड करेगा, और जैसे बाइंड करेगा ना ये शेप हो जाएगा चेंज। जब शेप चेंज कर जाएगा तो क्या अब बाइंड कर पाएगा सबस्ट्रेट? नहीं कर पाएगा बाइंड वो, तो वो इनहिबिट हो गया। तो मतलब कॉम्पिटिटिव कब होगा? जब स्ट्रक्चर क्लोजली क्या होगा? रिजेंबल होगा, और जब नहीं होगा रिजेंबल तो बोलेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव। क्लियर? तो अब चूंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलैरिटी है, तो यहाँ पे कंपटीशन होता है सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में, तो हमने कहा इसको कॉम्पिटिटिव कहा। क्लियर? इसके एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक सबस्ट्रेट है सक्सिनेट, इसका एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, तो मेलोनोइड यहाँ पे इनहिबिटर है, वो उसको इनहिबिट करता है। क्लियर? ध्यान रखेंगे। ऐसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हम कहाँ देख पाते हैं? इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस में। 12th में भी एक दिया हुआ है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, लाइक कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस एंजाइम्स को वो कंपीट करता है। कौन? हमारा द नेम वाज स्टैटिन। स्टैटिन competitively inhibits the synthesis of cholesterol, राइट? ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ द एंजाइम्स है। सो हजारों टाइप्स के एंजाइम हैं जो डिस्कवर हुए, आइसोलेट हुए, उनको पढ़ा गया।
तो मैक्सिमम जो एंजाइम्स है उसको हमने क्लासिफाई कर लिया है कुछ ग्रुप में। तो 6 क्लास में हमने बांटे हैं सारे एंजाइम्स को, जिसको हमने समझ पाए। और हर क्लास में 4 से 13 सब क्लासेस हैं, क्लियर, जिसको हम 4 डिजिट नंबर के अकॉर्डिंग हम उसको नेम करते हैं। नाउ लाइक 6 नाम है हमारा क्लास का। ऑक्सीडो रिडक्टेज, जिसको हम कहेंगे डिहाइड्रोजनेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेज, लाइजेज, आइसोमरेज एंड लाइगेजेज हियर। तो ऑक्सीडो में क्या है कि ये ऑक्सीडेशन भी कराता है और ये रिडक्शन भी कराता है ना, विच कैटलाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन 2 सबस्ट्रेट। लाइक मान लो कि एक ऐसा एक एस डैश है, तो अभी एस रिड्यूस था, अब एस हो गया ऑक्सीडाइज। यहाँ पे एस डैश क्या था, ऑक्सीडाइज था, अब ये हो गया रिड्यूस बाय यूजिंग द एंजाइम। ट्रांसफरेज मीन्स हमें कुछ ट्रांसफर कराना है, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप कराना है, एच को छोड़ के कुछ भी, उसे कहेंगे हम ट्रांसफरेज एंजाइम कहेंगे। एग्जांपल ट्रांस एमिनेज, ट्रांस एसिटाइलेज है। तो अभी ग्रुप कहाँ पर है, एस के पास है, हमने एंजाइम यूज किया, एस से ट्रांसफर होकर वो एस डैश पे आ गया, क्लियर, हमने ट्रांसफर किया ग्रुप का। देन वी हैव हाइड्रोलेसिस, जो हाइड्रोलाइसिस करता है, जो पानी के हेल्प से किसी मॉलिक्यूल को तो तोड़ता है, ब्रेक करता है, लाइक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड दीज थिंग्स। नाउ लाइसिस क्या होता है, जो रिमूव करता है ग्रुप को, जैसे कि हमारा एक्स वाई यहाँ से हमने रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड हमारा ये रिमूव हो गया। आइसोमरेज नाम से क्लियर है कि आइसोमर फॉर्म करेंगे हम, आइसोमर बनाएंगे मीन्स इंटर कन्वर्जन करेंगे और फॉर्म करेंगे ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिक एंड पोजिशनल आइसोमर। लाइगेज जोड़ने वाला काम है, लिंकिंग का काम है, लाइक इन सब बॉन्ड्स को हम जोड़ सकते हैं इससे। हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कोफैक्टर्स, ध्यान रखेंगे। तो एंजाइम से हम करेंगे स्टार्ट। तो एंजाइम 2 तरह के होते हैं, सिंपल एंजाइम एंड कॉन्जुगेटेड एंजाइम। सिंपल एंजाइम कहाँ, जहाँ पे सिर्फ अमीनो एसिड है, सिर्फ उसमें पॉलीपेप्टाइड है, प्रोटीन है, उसे हम कहेंगे सिंपल एंजाइम। व्हाट इज कॉन्जुगेटेड, जिसमें प्रोटीन पार्ट भी होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। प्रोटीन पार्ट को कहते हैं एपो एंजाइम, जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसे ही कहते हैं हम क्या, कोफैक्टर, जो आज पढ़ने वाले हैं। ठीक, एंजाइम में एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकते हैं। नाउ कोफैक्टर 3 तरह के होते हैं, एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक होता है कोएंजाइम, एक होता है मेटल आयन, जिसको कहेंगे हम एसेंशियल आयन भी कह सकते हैं। नाउ प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम ये ऑर्गेनिक होते हैं, और जो मेटल आयन है वो होते हैं इनऑर्गेनिक होते हैं। नाउ प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड करते हैं कोएंजाइम से, ये लूजली मतलब ट्रांजिएंटली लेस टाइम के लिए लूजली बाइंड करते हैं ये एपोएंजाइम से, कम टाइम, मतलब कि बाइंड करके निकल जाएंगे जल्दी। मेटल आयन के बारे में एनसीईआरटी कुछ नहीं कहती है, बट हम ध्यान में रखेंगे, ये भी 2 टाइप में इसको हम बांट सकते हैं, एक एक्टिवेटर, एक मेटलो एंजाइम का मेटल आयन। तो जो एक्टिवेटर है वो लूजली बाइंड होता है, और जो मेटलो एंजाइम वो टाइटली बाइंड होता है। आगे एक होता है हेलो एंजाइम। व्हाट इज हेलो एंजाइम, तो एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम को कहते हैं हेलो एंजाइम, मतलब ये फंक्शनल फॉर्म है एंजाइम का, क्लियर, मतलब इससे हम निकाल देंगे को एंजाइम को तो ये काम नहीं करेगा। आगे एग्जाम्पल क्या दिया है हमारा, H2O2 है ऐसे, तो इसमें पेरोक्सीडेज एंजाइम लगता है और कैटलेज एंजाइम लगता है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हेम इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है, क्लियर, विच इज अ पार्ट ऑफ बोथ पेरोक्सीडेज एंड कैटलेज एंजाइम। नाउ आगे बात करेंगे, फिर कहता है एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मैनी कोएंजाइम, वो वाइटामिन्स होते हैं। एग्जाम्पल लाइक NAD और NADP। व्हाट इज NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD। तो NAD और NADP में जो वाइटामिन होते हैं वो नियासिन होते हैं, ऐसे कोएंजाइम, ध्यान रखेंगे। कोएंजाइम कौन है, NAD और NADP। NAD और NADP कोएंजाइम है, उसमें वाइटामिन होते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे
फिर ए नंबर ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर मेटल आयंस, हम समझते हैं, फॉर देयर एक्टिविटी विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड with side chain of active site and the same time form one or more coordination bond with the substrate. Example, zinc cofactor है proteolytic enzyme का नाम carboxypeptidases. Now कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस्ट हो जाएगी अगर हम कोफैक्टर को वहाँ से हटा दें, रिमूव कर दें. इसका मतलब कोफैक्टर एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम. होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा. इस लेक्चर को आप बार बार रिपीट मोड में आप देख सकते हैं फॉर अ गुड रिवीजन. बाकी मैं इस नोट्स को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा. आपने अगर अब तक चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसे आप ज्वाइन करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मे बी किसी को इसका नीड हो. दिस lecture will help you in the best possible revision. बाकी आप जो तैयारी नीट का आप कर रहे हैं वो करते रहें, एंड बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर.